सेल्फ एक्सप्लोरेशन या आत्म अन्वेषण या स्वयं की खोज। यह एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी के लिए बहुत आवश्यक है और हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते भी हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? आत्म अन्वेषण अपने आप में जांच करने और यह पता लगाने की प्रक्रिया है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या मूल्यवान है। यह हमारी सहजता को पहचानने और स्व संगठन और स्व अभिव्यक्ति की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। अब आत्म अन्वेषण करना कैसे है? क्या तरीका है आत्म अन्वेषण करने का? हम अपने व्यक्तित्व की यदि पहचान करना चाहते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को यदि अंदर तक देखना चाहते हैं, तो उसे कैसे देखेंगे? हम पूरे व्यक्तित्व को एक साथ देखना चाहेंगे तो वहाँ हम उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व के हर पहलू के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना शुरू करता है, तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू होते हैं। हम हर पहलू को अलग अलग से देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य एक पहलू हो सकता है, उसकी हैबिट्स एक पहलू हो सकती है, शौक है, उसकी कमजोरियां हैं, उसकी आदतें हैं और उसके मजबूत पक्ष क्या है, ये सब अलग अलग पहलू हो सकते हैं। उसके इंटरेस्ट क्या है, ये एक पहलू हो सकता है। तो जब हम हर पहलू का आकलन करते हैं, तो तब हम एक एक करके सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की हम बात करें, तो हम देखेंगे कि स्वास्थ्य के अलग अलग पहलू हैं। जैसे कि हमारा पाचन कैसा है, हमें नींद कैसी आती है, हम कितना दौड़ पाते हैं, हम कितना वजन उठा पाते हैं, हम कितना काम कर पाते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या हमें बुरा लगता है, क्या हमें वीक पॉइंट लगता है अपना, क्या हमको अपनी स्ट्रेंथ लगती है। तो इस तरह से हम अपना आकलन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से गुजरते हुए हम अपने व्यक्तित्व के हर पहलू के बारे में जान सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में वर्तमान स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं। जब हम इस प्रकार से अपने वर्तमान के बारे में जान जाते हैं कि हम वर्तमान में कहाँ खड़े हैं, तो अब हमारे पास एक प्लान हो सकता है कि फ्यूचर में हमें जहाँ जाना है उसके लिए हम क्या रणनीति बनाएं। जैसे कि अगर किसी एथलीट की बात करते हैं, उसे मालूम है कि आज वो 100 मीटर दौड़ने में 12 सेकंड लगा रहा है और एक प्रतियोगिता आने वाली है जिसे उसे ये दूरी 10 सेकंड में पूरी करनी है। तो उसको मालूम है कि तेरे पास 2 सेकंड का भी गैप है जो तुझको कवर करना है और उसके लिए वो रणनीति बना सकता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स भी, किसी को अपने मार्क्स मान लिया 90% लाने हैं और अभी वो 70% स्कोर कर रहा है, तो उसको गैप पता है। आत्म अन्वेषण का उद्देश्य या पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यह तुम क्या हो और तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, इसके बीच संवाद की एक प्रक्रिया है। स्वयं के साथ संवाद के माध्यम से व्यक्ति स्वयं एवं अपने आसपास की वास्तविक वर्तमान स्थितियों को समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति सत्य को जान जाता है, यानी कि वो अपनी वर्तमान स्थिति को समझ पाता है कि मैं वर्तमान में क्या हूँ, तो उसका आत्मविकास उसी समय प्रारंभ हो जाता है। वह अस्तित्व की अन्य इकाइयों को भी समझने लगता है तथा उनके साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने लगता है। वह मानवीय मूल्यों के साथ जीवन जीने लगता है, उनको समझने लगता है तथा अपने साथ, परिवार के साथ या अन्य सभी इकाइयों के साथ सामंजस्य से जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से व्यक्ति अपनी सहजता या अपनी इन्नेटनेस को समझ पाता है, अपने वास्तविक गुणों को समझ पाता है और धीरे धीरे वह आत्म संगठन या आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने लगता है। आत्म संगठन से मतलब है या सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि वह अपने आप को अपनी योग्यताओं के अनुसार संगठित करने लगता है और इससे वह स्वयं के साथ सामंजस्य से रहने लगता है। उसके अपने विचार विकसित हो जाते हैं और वो स्वतंत्रता से आगे बढ़ने लगता है, अर्थात वह स्वतंत्रता की ओर जाता है और वह अपने विषय में खुद निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। और जब वह अपने विषय में निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, तो उसकी अभिव्यक्ति भी उसी के अनुसार होने लगती है,
वह उस प्रकार की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो जाता है जिससे वह दूसरों के साथ सद्भाव से रह सके और इसके बाद स्वराज्य की स्थापना संभव हो सकती है। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन या आत्म अन्वेषण की सामग्री। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना शामिल होता है। हमें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजना है। सबसे पहला प्रश्न है कि मेरी इच्छा या मेरी आकांक्षा क्या है, और दूसरा, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरी योजना क्या है, क्या कार्यक्रम है जिसके माध्यम से मैं उन इच्छाओं को पूरा करूंगा। आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यह है कि जो भी बात हमारे सामने आई है उसको हम एक प्रस्ताव मान के चलें, उसको एज इट इज ना तो स्वीकार करें ना ही अस्वीकार करें। उसे किसी शास्त्र के आधार पर, किसी दस्तावेज के आधार पर या किसी के कहने पर स्वीकार या अस्वीकार ना करें, तथा उसे अपने तर्कों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर सत्यापित करें। उसके बाद ही उसको स्वीकार या अस्वीकार करें। आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण है प्राकृतिक स्वीकृति और दूसरा चरण है अनुभवात्मक सत्यापन। प्राकृतिक स्वीकृति क्या है कि हम पहले ये देखते हैं कि जो भी प्रस्ताव हमारे सामने आया है वह स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। यदि वो स्वीकार करने योग्य है तो हम उसको प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लेंगे। प्राकृतिक स्वीकृति के भी कुछ लक्षण हैं कि वह समय के साथ नहीं बदलती, जैसे कि विश्वास, सम्मान जैसे मानवीय गुण हैं, उनके बारे में प्राकृतिक स्वीकृति आज भी है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी, वो नहीं बदलेगी। यह जगह पर निर्भर नहीं करती, अर्थात एक चीज यहाँ पर हमने प्राकृतिक स्वीकृति के अनुसार या नेचुरल एक्सेप्टेंस के अनुसार स्वीकार कर लिया है तो वो दूसरे स्थान पर भी स्वीकार करने योग्य है। वह हमारी पिछली कंडीशनिंग पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पुराने विचार क्या थे, उसके आधार पर निर्भर नहीं करती। वो आज जो हमने प्राकृतिक स्वीकृति के आधार पर स्वीकार किया है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी और वो हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहेगी, अर्थात हम उसको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। जब हमने इस बात को वेरीफाई कर लिया नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर कि ये प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है, तो अब हम उसका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन या अनुभवात्मक सत्यापन। अनुभवात्मक सत्यापन या एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का मतलब यह है कि अब हम उस प्रस्ताव के साथ जीना प्रारंभ करेंगे तथा उसको अपने अनुभव के आधार पर जांचेंगे। उसको हम अपने अनुभव के आधार पर 2 पहलुओं पर उसकी जांच करेंगे। सबसे पहला है बिहेवियर विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि दूसरे लोगों के साथ व्यवहार, और दूसरा है वर्क विद नेचर। दूसरे लोगों के साथ व्यवहार का अर्थ है कि उस प्रस्ताव के साथ जीवन जीने में हमारा दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार डेवलप होता है। यदि वो व्यवहार म्यूचुअल फुलफिलमेंट और म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ हमें ले जाता है तो इसका मतलब वह प्रस्ताव सही है। इसी प्रकार नेचर के साथ काम करने में, प्रकृति के साथ काम करने में, यदि वह प्रस्ताव म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी या दोनों को एनरिच करने में हमें आगे लेके जाता है तो वह प्रस्ताव सही है, और यदि इन दोनों मापदंडों पर वह प्रस्ताव सही नहीं उतरता तो इसका मतलब वह प्रस्ताव ठीक नहीं है। अब इसके बाद में उस प्रस्ताव के बारे में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जिसको हम राइट अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, यानी कि वो प्रस्ताव सही है या गलत है इस बारे में हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा। और जब हमें उस प्रस्ताव के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा तो वह हमें एक एश्योरेंस देगा। एश्योरेंस का मतलब है कि चूंकि हमने अनुभव कर लिया है तो हमें ये विश्वास है कि ये हमारा जो ज्ञान है ये इसके बारे में सही है, हम एश्योर हैं पूरी तरह से। दूसरा, हमें सेटिस्फैक्शन भी देगा कि हमें संतुष्टि है कि हमने इसे स्वीकार किया या अस्वीकार किया तो किसी आधार पर किया। और तीसरी बात यह है यूनिवर्सलिटी, यानी कि जो हमारी इसके बारे में राय बनी है वो यूनिवर्सल है, वो हमेशा एक जैसी रहेगी।